प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। संधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की योजना आयोग, नीति आयोग, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं व इनकम टैक्स के बारे में विस्तार से सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में भारत में गरीबी का अध्ययन करेंगे। मित्रों, गरीबी के पार्ट 1 के अंतर्गत गरीबी की परिभाषा, गरीबी के प्रकार जिसमें सापेक्षिक गरीबी एवं निरपेक्ष गरीबी, सापेक्षिक गरीबी को मापने की विधियां, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणक, व गरीबी के निरपेक्ष प्रतिमान या फिर निरपेक्ष गरीबी के बारे में विस्तार से सीख चुके हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए भारत में निर्धनता के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। भारत में निर्धनता, पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को गरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब। इस प्रतिमान द्वारा निर्धनता की माप करने की विधि को हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। तो भारत में निर्धनता की माप करने की जो तकनीकी है या फिर विधि है उसको हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। हेड काउंट रेशियो के स्थान पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निर्धनता सूचकांक का प्रयोग किया है। इसे अमर्त्य सेन का गरीबी गुणांक भी कहा जाता है। भारत में निर्धनता का इतिहास। तो भारत में निर्धनता के इतिहास में दो पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक है स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का इतिहास और दूसरा है स्वतंत्रता से बाद गरीबी का इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी के इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है दादा भाई नौरोजी। मित्रों, स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1868 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, 1868 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पहली बार गरीबी को मापने के लिए प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से 16 से लेकर के 45 रुपए निर्धारित किया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबी के मापन का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये एक बार नहीं, बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तक आती है। इसको आप याद रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। तो सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय मापने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह आय कितनी थी? 20 रुपए 1968 में। सॉरी, यहां पर आप सुधार करेंगे, यहां पर 1968 दिया हुआ है,
यहाँ पर इसको आप 1868 करेंगे। 1867 और 1868 यहाँ पर आप सुधार करेंगे। 1867 और 1868 यहाँ पर गलती से लिख गया है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम वर्ष 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था तथा राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी के निर्धारण का पहला अखिल भारतीय स्तर पर पहला प्रयास आधिकारिक प्रयास 1962 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको NSO कहा जाता है, यहाँ पर डबल एस हो गया है, NSO, NSSE है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग सर्वे और ओ का मतलब है ऑफिस, कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया है। तो आइए इन समितियों एवं इनकी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली समिति थी नीलकांत दांडेकर और VM रथ फार्मूला। क्या है? नीलकांत दांडेकर और VM रथ फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पर आज़ादी के बाद प्रथम बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया। यह निर्धारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोग खर्च के आंकड़ों पर आधारित था। आधार वर्ष क्या था? 1960 और 61 के आंकड़ों को आधार बना करके किया गया था। इस रिपोर्ट में उस व्यक्ति को गरीब माना गया जो प्रतिदिन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। कितना? 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में जो व्यक्ति असमर्थ था उसको गरीब माना गया। यहां पर आप याद रखेंगे, पहली रिपोर्ट है ये। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आजादी के बाद गरीबी का आकलन करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? तो नीलकांत दांडेकर और VS रथ फार्मूला या फिर समिति। फिर अगला है डॉक्टर YK अलग समिति। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर YK अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की। इसने दांडेकर एवं रथ फार्मूले का उपयोग करते हुए केवल आधार वर्ष को बदलकर 1973-74 कर दिया। वहां पर 61-62 था और यहां पर 1973-74 के आंकड़े इन्होंने लिए। इस समिति ने प्रथम बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। तो शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने 2100 कैलोरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की। मित्रों, इसके पहले जो रथ फार्मूला था उसमें संपूर्ण भारत के लिए 2250 कैलोरी की बात कही गई थी, लेकिन अलग समिति ने पहली बार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी का निर्धारण किया। शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन का निर्धारण किया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगला है लकड़ावाला समिति। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु 1989 में योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने प्रथम बार प्रत्येक राज्य में ग्रामीण तथा शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात रखी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक रखे थे। इस ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के लिए इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर सुझाव दिया था तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धनता के लिए शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का निर्धारण करने के लिए इन्होंने क्या किया था, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग है एवं शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण समिति थी वह है सुरेश तेंदुलकर समिति। देश में गरीबी के निर्धारण हेतु 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पहले कैलोरी मापी जाती थी, लेकिन इसने क्या किया था, बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। इस कमेटी ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किया तथा जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत के आधार पर कॉस्ट लिविंग इंडेक्स की बात कही। क्या कहा, कॉस्ट लिविंग इंडेक्स की बात की। इस समिति ने प्रथम बार उपभोग बास्केट में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा दूसरे अन्य टिकाऊ उपभोग की जैसे महिलाओं तक सुविधाओं की पहुंच को शामिल किया तथा कैलोरी आधारित पोषण को इसने बहुत महत्व नहीं दिया। क्या किया, इसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात कही। गरीबी में जो है अभी तक जो कैलोरी के माध्यम से गरीबी का मापन किया जाता था उसमें सिर्फ पेट भरने की बात की जाती थी, किंतु सुरेश तेंदुलकर समिति ने पहली बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं दूसरे टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं को शामिल किया कैलोरी में, गरीबी में, और कैलोरी को इसने विशेष महत्व नहीं दिया। इसने ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपयोग किया। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 मूल्य के आधार पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च 27 रुपये, मासिक 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33 रुपये और मासिक 1000 रुपये को अपनाया। जो व्यक्ति इससे कम खर्च करेगा उसको गरीब माना जाएगा। इसके बाद भारत में 2011-12 में सुरेश तेंदुलकर विधि के द्वारा मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कितने थे, 21.9%। सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने प्रतिशत थे, 21.9%। यहां पर आप देख रहे हैं 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उसी समय 2009 में एक समिति का गठन और कर दिया गया था। यहां पर आप देख रहे हैं SR हाशिम एवं NC सक्सेना समिति। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी समय एक नई समिति का गठन कर दिया गया जिसका नाम था SR हाशिम एवं NC सक्सेना समिति। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2008 में इस समिति का गठन किया गया था
और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। इस समिति का गठन शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आय की पहचान करने व ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल सूची में परिवारों के स्वतः समायोजन के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट की संतुतियों को लागू नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है, अगली समिति है, वो है सी रंगराजन समिति। संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन गरीबी का आकलन कैलोरी के आधार पर करता है और सुरेश तेंदुलकर समिति में कैलोरी को महत्व नहीं दिया गया था। तो विश्व स्तर पर समानता लाने के लिए, विश्व स्तर पर गरीबी के मापन में समानता लाने के लिए योजना आयोग ने 2012 में सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीके को खारिज करते हुए गरीबी के आंकड़ों में पुनः संशोधन कर दिया। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि पूर्व में गठित तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 21.9% लोग ही गरीब थे। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 रुपये एवं मासिक 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 47 रुपये, यहाँ पर 46.9 है, 47 रुपये एवं मासिक 1407 रुपये प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर दोनों सुरेश तेंदुलकर समिति एवं सी रंगराजन समिति में आपने अंतर देखा है और दोनों की रिपोर्ट भी आपने समझा। इसके बाद जो अंतिम रिपोर्ट थी, अंतिम जो रिपोर्ट है वह है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। 2014 में एनडीए की सरकार बनी और उन्होंने गरीबी का आकलन करने के लिए भारत में निर्धनता के आकलन हेतु 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि इस रिपोर्ट में सरकार को यह सुझाव दिया गया कि गरीबी का स्तर तय करने के लिए विशेषज्ञों के एक और पैनल को बुलाना चाहिए। इसने क्या कहा? गरीबी का स्तर तय करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बुलाना चाहिए। इस रिपोर्ट को सरकार ने पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया। तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी, किंतु मोदी जी के द्वारा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और कुल मिलाकर के ये जो रिपोर्ट थी, यह गरीबी का आकलन करने के लिए, क्योंकि ये नहीं बता पाई कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो गरीबी का आकलन करने के लिए, गरीबी का आकलन करने में यह रिपोर्ट सफल नहीं रही है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा विकसित की गई है। UNDP के अनुसार निर्धनता एक बहुआयामी संकल्पना है। क्या है? निर्धनता एक बहुआयामी
संकल्पना है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। पहला स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और जीवन स्तर। इनको शामिल करके बहुआयामी सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक देश में गरीबी को कम करने में प्रगति को मापने का एक तरीका है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी देश संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य रूप से पहले एवं दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे हैं, इसी का मापन इसमें किया जाता है। तो यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो यह करंट अफेयर में आप देखेंगे कि 2024 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, कौन सा देश आगे रहा या फिर पीछे रहा है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आप करंट अफेयर के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर नोट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर वर्ष आंकड़े बदलते रहते हैं, तो इसलिए इनको नोट्स में नहीं रखा गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कहते हैं NMPI। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको SDG कहा जाता है, विशेष रूप से पहले SDG फर्स्ट एंड SDG सेकंड की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य अपने सभी आयामों में गरीबी को कम करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य तथा 169 सतत विकास उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला सतत विकास लक्ष्य है SDG फर्स्ट है नो पॉवर्टी एंड SDG सेकंड है जीरो हंगर। तो भारत में दुनिया में पूरी तरह से गरीबी को हटाना तथा भूखमरी को समाप्त करना, ये 2 महत्वपूर्ण SDG है। इनको आप याद रखेंगे। और पर्यावरण के अंतर्गत आपको 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। वीडियो को समाप्त करने से पहले यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए कि किस किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर विस्तार से आप देखेंगे। गरीबी क्या है आपने देख लिया। जो न्यूनतम आवश्यकताओं को, ऐसा वर्ग या समाज जो न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, उसको गरीब कहते हैं। गरीबी के 2 प्रकार होते हैं। सापेक्षिक गरीबी, सापेक्षिक गरीबी को मापने की 2 विधियां हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणक। इनके बारे में आप विस्तार से सीखेंगे। गिनी गुणक, पूर्ण क्षमता रेखा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। गिनी गुणक क्या है? गिनी गुणक लॉरेंज वक्र के आधार पर निकाला जाता है और इसको 0 और 1 के बीच में मापते हैं। भारत में गरीबी के मापन की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। पुस्तक पूछता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो यह दादा भाई नौरोजी की है। स्वतंत्रता के बाद पहली कमेटी कौन सी थी? नीलकांत दांडेकर और VS फार्मूला समिति ये थी। और इसने 2250 कैलोरी संपूर्ण भारत के लिए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी, सभी के लिए निर्धारित किया था। इसके बाद वही के अलग समिति थी। ये समिति 1973-74 में आई थी और इसने 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी का निर्धारण किया था, जो आज भी मान्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी तय किया गया है एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कितना कैलोरी तय किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये प्रश्न अभी भी बार बार पूछते रहते हैं। पहली बार किस कमेटी ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सूचकांक का
निर्धनता सूचकांक का प्रयोग किया। सुरेश तेंदुलकर समिति महत्वपूर्ण है, 2005 में गठित हुई, 9 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने क्या किया, कास्ट लिविंग इंडेक्स का प्रयोग किया और इसने क्या किया, इसने जो है कैलोरी को ज़्यादा महत्व न दे करके शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं अन्य साधनों पर दिया था। इसने क्या है, तेंदुलकर ने सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 27 रुपये प्रतिदिन, 816 रुपये मासिक ग्रामीण एवं 33 रुपये प्रतिदिन एवं 1000 रुपये मासिक शहरी क्षेत्रों में गरीबी निर्धारण के लिए खर्च के रूप में तय किया था। इसके बाद सी रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज करते हुए यहाँ पर इन्होंने गरीबी की परिभाषा को बदला तथा यहाँ पर सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 21.9% गरीब थे, लेकिन रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% लोग। इसके अनुसार 32 रुपये प्रतिदिन एवं 972 रुपये मासिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं 47 रुपये प्रतिदिन एवं 1407 रुपये मासिक शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को तय किया था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।